हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माइंडफुल कॉमर्स में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार तो ये MCQs में भी पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे जो कंसेप्ट हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व वो प्रॉपर्ली और इजीली समझ में आ जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मूवमेंट का मतलब होता है, मूवमेंट अलोंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक ही सप्लाई कर्व रहेगा और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व का मतलब क्या होगा कि जो इसमें पूरा का पूरा जो कर्व है सप्लाई का वो ही शिफ्ट हो जाएगा। और जो मूवमेंट्स होते हैं वो एक ही सप्लाई कर्व में अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं, और जो शिफ्ट होता है उसमें पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाता है और इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में दो चीज़ें आती हैं, एक एक्सपेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ जाना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। तो एक्सपेंशन जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी की जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ जाती है। कब बढ़ेगी, क्योंकि हम सप्लाई पढ़ रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, और जब प्राइस कम होगी तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में ये प्रॉब्लम होती है कि जो भी इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड होती है, दैट इज़ ड्यू टू इट्स ओन प्राइस। बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। इसमें जो दूसरे फैक्टर्स, जिन्होंने मेरी फैक्टर्स अफेक्टिंग द लॉ ऑफ सप्लाई नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता पड़े कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम ये मानते हैं कि जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है मार्केट में सप्लाई किसी भी कमोडिटी की, वो उसकी खुद की प्राइस की वजह से होती है, जबकि जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो क्या रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। चलिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जबकि प्राइस ओरिजिनल, अगर हमारा प्राइस OP1 था तो ओरिजिनल प्राइस में क्वांटिटी कितनी सप्लाई करते थे, OQ1। अब प्राइस OP1 से कम होके OP3 हो गया तो क्वांटिटी जो सप्लाइड है मार्केट में वो भी OQ1 से कम होके OQ3 हो गई है। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम हो गया, इसीलिए हमने इस A3 पे हमने क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और उसी तरह से अगर प्राइस बढ़ जाता है, OP1 से OP2 हो जाता है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी जो मार्केट में है वो भी बढ़ जाती है, वो OQ1 से शिफ्ट होके OQ2 पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई तो वो एक्सपांशन, और जहाँ पे सप्लाई कम हो गई तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसी तरह से A1 जो हमारा पॉइंट है वो ओरिजिनल पॉइंट है, A3 पे हमारी जो डिमांड जो सप्लाई है वो कम हो गई, इसीलिए हमने उस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, और A2 पे जो है वो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ गई, इसीलिए हम उस पर एक्सपेंशन लिखा है। स्टूडेंट्स प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा कौन से पॉइंट पे एक्सपेंशन लिखना है और कौन से पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन लिखना है। अब आप देख रहे होंगे कि जो A3 वाला पॉइंट है उस पर क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, OQ2, यानी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हो रही, क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई हो रही है, क्योंकि हम सप्लाई पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई हो रही है तो वो एक्सपेंशन। और जब आप A3 पॉइंट को नीचे क्वांटिटी पे देखेंगे तो वो जो क्वांटिटी है ओरिजिनल क्वांटिटी Q1 थी तो उससे कम सप्लाई हो रही है, अब कितनी हो रही है, OQ, तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का यही याद रखने का तरीका है कि वो एक ही डिमांड कर्व में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स होंगे, और जबकि शिफ्ट में क्या होगा, पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ याद रखने वाली ये है कि ये उसकी खुद की कमोडिटी की प्राइस की वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है सप्लाई में, जबकि जो हम शिफ्ट पढ़ेंगे वो अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं इन दोनों में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंसेस, तो कई बार एग्जाम्स में इनके डिफरेंसेस भी आते हैं। तो सिर्फ यही दो बेसिक डिफरेंस है, बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे जो हमने मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप वो भी ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझते हैं शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व का क्या मतलब होता है।
देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें आपकी स्लाइड में लिखा है जो शिफ्ट होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सप्लाई। जबकि मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और जबकि शिफ्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन सप्लाई। तो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ क्यों होता है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, इसमें हमारा प्राइस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सप्लाई होगा, इट इज़ ड्यू टू द अदर फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी। तो वो बेसिक डिफरेंस है। और जो भी कर्व हमारे इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो वो इंक्रीज़ होता है, और कोई भी कर्व हमारे इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो वो डिक्रीज़ माना जाता है। तो शिफ्ट में क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स, वाइल द प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी विल फिक्स्ड और इट विल बी द सेम। चलिए आइए अब इसके डायग्राम को समझते हैं। चलिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हम ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को ले रहे हैं और ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस को ले रहे हैं। इसमें जो एस एस है वो हमारा सप्लाई कर्व है ओरिजिनल वाला, जबकि हमारी जो प्राइस है वो कितनी है, ओ पी हमारी प्राइस है। तो एस एस जो हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स जो हमारी सप्लाई है वो मार्केट में इंक्रीज़ हो गई, जबकि प्राइस क्या है उसका, कांस्टेंट है। कोई भी सेलर सेम प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटीज़ को क्यों सप्लाई कर सकता है, हो सकता है उसने कुछ टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करवा लिया हो, कुछ नई मशीनरीज खरीद ली हो, या कुछ नए पार्ट्स अपनी मशीनरी में फिट करवा दिए हों जिससे कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा हो। तो वो उसी कांस्टेंट प्राइस पे प्राइस को कम ना करे, बट उसी कांस्टेंट प्राइस पे अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा हो सकता है जो फैक्टर प्राइस है या इनपुट प्राइस जो है वो उसको कम रेट पे मिल रहे हो, या जो भी इनपुट या जो भी रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहा हो उसका प्राइस कम हो गया हो, तो उसकी वजह से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा हो, बट वो प्राइस को कम ना कर रहा हो, उसी कांस्टेंट रेट पे अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा हो। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो कमोडिटी की जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, जबकि प्राइस में हम लोग कोई भी चेंज नहीं करते। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी प्राइस तो कांस्टेंट रहती है, बट जो सप्लाई होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार इनपुट्स की प्राइस जो हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं या जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, राइज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो प्रोड्यूसर क्या होता है कि उसी प्राइस पे उन कमोडिटीज़ को ज़्यादा सप्लाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर इनपुट का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और तो वो उसी प्राइस पे उसी कमोडिटी को सेल नहीं करना चाहेगा। या ऐसा भी है कि उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अगर वो कोई और गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो उस कमोडिटी ए को ना बनाने के लिए यूज़ ना करके कमोडिटी बी को बनाने के लिए यूज़ कर देगा, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो जो करंट चीज़ की हम सप्लाई कर रहे हैं या करंट कमोडिटी की सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये मैंने कुछ रीजंस आपको बताया, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ड्यू टू इंक्रीज इन द इनपुट प्राइस। ये कुछ रीजंस हैं जिससे हमारी सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, जबकि प्राइस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। चलिए आइए हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई जो होती है वो उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से बढ़ जाती है। अगर उस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, जबकि इंक्रीज इन सप्लाई में क्या रहता है, प्राइस सेम रहता है। दूसरा जो डिस्टिंक्शन है वो जो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होती है वो उसके खुद के प्राइस के बढ़ जाने की वजह से होती है, जबकि जो इंक्रीज इन सप्लाई होती है वो होती है ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द सप्लाई। तीसरा होता है एक्सपेंशन में जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है विद इन अ सेम कर्व, और इंक्रीज में क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है ऑफ द सप्लाई कर्व। इट मीन्स कि पूरा का पूरा जो कर्व है वो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको देख ही रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, वो इसका बिल्कुल रिवर्स है या बिल्कुल ही अपोजिट है। तो उसको भी आप जाके एक बार उसको भी आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे और बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी हमने एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में और इंक्रीज इन सप्लाई में करा है उसका बिल्कुल रिवर्स कर देंगे तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा।
चलिए अब हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। जो भी हम इंक्रीज इन सप्लाई में लिखेंगे उसका जस्ट अपोजिट सारा क्या हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई। मार्केट में हम सप्लाई को कब इंक्रीज कर सकते हैं? आप सोचिए, अगर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, प्राइस फिक्स्ड है और हमको उसी प्राइस पे सप्लाई को बढ़ाना है या उसी प्राइस पे सप्लाई को कम करना है। तो ऐसा होने के क्या चांसेस हो सकते हैं? सबसे पहला, जब हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो, तो अगर हम लोग अच्छी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की वो कम होगी। तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी जो होगी उसमें हमारी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। अगर कॉस्ट कम आएगी तो उसी सेम प्राइस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ को सप्लाई कर सकेंगे। और अगर हम बिल्कुल लेटेस्ट या जो बिल्कुल पुरानी टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो हम एग्जिस्टिंग या करंट प्राइस पे जो कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर होगा तो उस कमोडिटी को सप्लाई नहीं करना चाहेगा। सेकेंड फैक्टर है कि फॉल इन द इनपुट प्राइस। अगर प्राइस कम हो जाती है इनपुट की तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसी सेम प्राइस पे हम ज़्यादा कमोडिटीज़ को सप्लाई कर सकते हैं। और उसका अपोजिट हो गया डिक्रीज इन सप्लाई। जब इनपुट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो जो सप्लाई हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। तीसरा है फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर किसी और गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स उन प्रोडक्ट्स को बनाना पसंद नहीं करता, जबकि उन प्रोडक्ट को बनाना पसंद करता है जिनकी प्राइस मार्केट में ज़्यादा है। अगला है लोअरिंग ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन और रेजिंग द सब्सिडीज़। अगर हमें सब्सिडीज़ मिलेंगे या लोअर अमाउंट से टैक्स रेट देना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। बस आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो जो प्रोड्यूसर होगा वो एग्जिस्टिंग सप्लाई को मेंटेन करना चाहेगा विथ एग्जिस्टिंग प्राइस। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, अगर टैक्सेस बढ़ गए या सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जो प्रोड्यूसर होगा वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे कमोडिटीज़ को सप्लाई नहीं करेगा। अगला है प्रोड्यूसर्स प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर उसे लगता है कि फॉल होंगे प्राइस फ्यूचर में तो वो अभी एट प्रेजेंट इंक्रीज़ कर देगा। और अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो क्या करेगा, एट प्रेजेंट में अपनी सप्लाई कम कर देगा और फ्यूचर में उसको बढ़ा देगा। अगला है नंबर ऑफ़ सेलर इंक्रीज़। अगर जैसे कि हमने इसके एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था, जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि जो प्रॉफिट होता है या कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो ज़्यादा प्राइस पे कमोडिटीज़ को सेल करता है तो इससे क्या होते हैं, जो दूसरे प्रोड्यूसर्स या सेलर्स होते हैं वो इंड्यूस होते हैं उसी तरह की इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए। तो जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी और जितने कम सेलर होंगे उस कमोडिटी को सेल करने के लिए मार्केट में तो उतनी ही कम सप्लाई होगी। तो ये सारा डिफरेंसेस था इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। प्लीज़ याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही इजी एंड सिंपल टॉपिक थे ये, थोड़ा सा ही डिफरेंस था और बिल्कुल इजीली समझ में आ गया है होगा आपको ये डिफरेंस। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं हम, और बस इसका एक पार्ट मैं और अपलोड करूँगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और उसके बाद उसमें अगले पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, सारे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट 2 लेक्चर हम और पढ़ेंगे इसके, और 2 पार्ट्स और आएंगे इस सप्लाई टॉपिक के, उसके बाद ये सप्लाई टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।